हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? आंसर हो जाएगा छठवां। तो दोस्तों, जब से वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी, तो उनके द्वारा यह छठवीं बार बजट पेश किया गया है और वह लगातार छठवीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं। दोस्तों, भारत का केंद्रीय बजट कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी 2024 को। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं मोरारजी देसाई। इनके द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। 2023 की तरह इस साल यानी 2024 में भी बजट पेपरलेस बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट भाषण दिया था, यानी कि 2024 में अभी जो बजट पेश किया गया है इसमें उन्होंने कितने मिनट भाषण दिया है? 58 मिनट भाषण दिया है। याद रखिएगा कि अभी जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया है यह एक अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट का मतलब होता है कि जब कुछ समय के लिए ही बजट पेश किया जाता है तो उसे अंतरिम बजट बोला जाता है। अब ये कुछ समय के लिए ही क्यों पेश किया गया है? क्योंकि अप्रैल मई में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं भारत में। तो अप्रैल मई तक के लिए ही ये बजट पेश किया गया है। जब नई सरकार का गठन हो जाएगा फिर उसके बाद एक नया बजट पेश किया जाएगा। अब सवाल आता है कि बजट किसे बोलते हैं? तो आसान भाषा में अगर हम समझें तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की जो योजना होती है उसे बजट बोलते हैं। यानी कि कमाई कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ किया जाएगा, इसकी योजना ही क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। दोस्तों, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, यानी कि बजट शब्द नहीं है, उसके स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 2024 के बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 का जो अभी अंतरिम बजट पेश किया गया है उसमें टैक्स के रेट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11.1 लाख करोड़ कैपेक्स का ऐलान किया गया है। दोस्तों, सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि रूफ टॉप सोलर प्लांट, जिसे हम सूर्योदय योजना बोलते हैं, उसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर माह फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 रेल के डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे हैं उसी प्रकार से 40,000 रेल के डिब्बों को बदला जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य भी रखा गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा। ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है। अब यह जीडीपी का कितने प्रतिशत हो गया है? 3.4% हो गया है। यानी कि अब भारत जो है डिफेंस पर कितना खर्च करेगा? अपनी जीडीपी का 3.4% खर्च करेगा। इसके अलावा आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ये घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अंतरिम बजट 2024 से रिलेटेड, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल ये पूरा सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में।
तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए हैं उसमें महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए हैं यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 6वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। कब से कब तक किया गया है? तो 19 से 31 जनवरी 2024 तक। दोस्तों, तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया है, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आयोजित किए गए हैं इसमें पहली बार स्क्वाश को शामिल किया गया था और जो सिलंबम नाम का एक मार्शल आर्ट है उसे भी प्रदर्शित किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर कौन था या मस्कट क्या था, तो बीरा मंगाई बेलू नाचियार। ठीक है, तो यह एक रानी है तमिलनाडु की, तो उन्हें इस बार का शुभंकर बनाया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, इन्हें बीरा मंगाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में बीरा मंगाई बेलू नाचियार आता है तो आप लगाइएगा, या फिर बीरा मंगाई भी ऑप्शन में आता है तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। दोस्तों, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5600 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। वृत्ति अग्रवाल को आप याद रखिएगा, ये तेलंगाना की हैं, तो इन्होंने तैराकी में 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड मेडल जीते हैं, 48 सिल्वर मेडल जीते हैं, 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इस प्रकार से कुल टोटल 158 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, इसने 38 गोल्ड और कुल टोटल 98 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, हरियाणा ने 35 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 103 मेडल जीते हैं। दिल्ली चौथे स्थान पर रहा है, इसने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 56 मेडल जीते हैं। राजस्थान की बात करें तो यह 5वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, राजस्थान ने भी 13 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 47 मेडल जीते हैं। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 2018 में आयोजित किया गया था और इसको किसने जीता था? हरियाणा ने, यानी पहले स्थान पर हरियाणा रहा है। और फिर 2019 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, 2020 में महाराष्ट्र, 2021 में हरियाणा और 2023 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 5। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ये जो 5 वेटलैंड शामिल किए गए हैं इनमें से 2 वेटलैंड तमिलनाडु से हैं और 3 वेटलैंड कर्नाटक से हैं। इस प्रकार से अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 80। 2023 तक 75 थी, अब ये 5 और शामिल हो गए हैं। इस प्रकार से भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी जो 5 वेटलैंड रामसर साइट में शामिल किए गए हैं वो कौन कौन है? तो उनमें पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और फिर है अघनासिनी एक्सचुरी जो कि कर्नाटक में है, और मगदी केरे संरक्षण ये कर्नाटक में है। तो इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके अलावा कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। और लांगबुड सोलर रिजर्व वन ये तमिलनाडु में है, तो इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट हैं, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कितने रामसर साइट हैं? 16 है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? 10। तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आर्द्रभूमि या वेटलैंड क्या है? तो नमी या दलदली वाली भूमि को हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी भूमि
जो नम रहती है, गीली रहती है या दलदली भूमि होती है उसे हम वेटलैंड बोलते हैं। दोस्तों आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाने का काम करती है और ये वर्ष भर आंशिक रूप से या पूरी तरह से जल से भरी रहती है। दोस्तों अब सवाल आता है कि रामसर संधि क्या है। तो रामसर क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिएगा। रामसर जो है ईरान का एक शहर है जो कि कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। तो वहां पर 2 फरवरी 1971 को कुछ देशों के बीच में आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक संधि हुई थी जिसे हम रामसर संधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसी संधि के अकॉर्डिंग जिस भी आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाता है उसे हम रामसर साइट बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो रामसर संधि है ये 1975 में लागू हुई थी। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर भूमि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में ये जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है। आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर अब रोक लगा दी गई है। अब सवाल आता है कि आरबीआई के द्वारा ये फैसला क्यों लिया गया है। तो आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने, इसलिए आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। और आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि यह जो कंपनी है ये 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगा दी है। यानी कि आरबीआई का कहना यह है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में अब नए ग्राहक नहीं जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक अकाउंट में अमाउंट ऐड नहीं कर सकेंगे। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस भी नहीं दे पाएगा। तो ये सभी रूल्स अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। बात आई है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 नवंबर 2017 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में। इसके संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। और 2021 में इस बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बात करें अगर हम आरबीआई की तो इसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो भारत में जितने भी बैंक हैं उनके लिए नियम बनाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। दोस्तों 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे मिला है, शक्तिकांत दास को मिला है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। यानी कि आरबीआई को सरकार ने अपने हाथों में कब लिया था, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने किसका स्थान लिया है, श्री चंद्रशेखर का स्थान लिया है। दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। बात आई थी यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय की, झारखंड हाई कोर्ट की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2000 में की गई थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, उपल कुंडू बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष कौन बनी है, नादिया कैल्विनो। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, रणधीर जायसवाल। पेप्सको इंडिया के सीईओ कौन बने हैं, जागृत कोटेचा। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं, सील वर्धन सिंह। भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सेरिंग टोब्गे। महाराष्ट्र की महिला डीजीपी कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। ठीक है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, रश्मि शुक्ला बनी है। सेंथिल पांड्यन सी डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है, सेंथिल पांड्यन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला
मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। तो बीएचयू का जो जंतु विज्ञान विभाग का ज्ञानेश्वर लैब है, वहां पर ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। दोस्तों, ये जो मशीन लगाई गई है, ये किसी भी व्यक्ति के खून, लार, बाल या टिश्यू से डीएनए निकाल सकता है। इसके माध्यम से भविष्य की किसी भी महामारी का लोगों पर प्रभाव समझने में आसानी होगी। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। 2023 में प्रथम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां पर की गई है? दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहां पर की गई है? दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवापी कहां स्थित है जिसके तहखाने में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है ज्ञानवापी। तो उसके तहखाने में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि ज्ञानवापी का सर्वे कराया जाए। तो जब सर्वे कराया गया तो वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं और हिंदू देवी देवताओं के अवशेष भी मिले हैं। इसके बाद वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी का जो व्यास जी तहखाना है, वहां पर पूजा करने की इजाजत दे दी है। तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में जो पूजा होती थी उसको बंद करने का आदेश दिया गया था। और अब जिला के जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 31 जनवरी को अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो व्यास जी तहखाने में पूजा की जाती थी उसको कंटिन्यू किया जाए। दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की जाएगी। उबर ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा अभी हाल ही में शुरू की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, कुछ समय पहले पीएम मोदी जी के द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, WHO ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है? आंसर हो जाएगा 5 देशों को। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ट्रांस फैट है क्या। तो आप बहुत सारे जंक फूड खाते हैं, उसमें किस प्रकार के फैट का यूज किया जाता है? ट्रांस फैट का यूज किया जाता है। ट्रांस फैट जो होता है वो नेचुरली नहीं पाया जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में नेचुरली पाया जाता है, बाकी इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, यह एक हानिकारक फैट होता है जो कि हमारे शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है, खास करके हमारे हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह हमारे रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो जितने भी जंक फूड होते हैं उसमें ट्रांस फैट का ही यूज किया जाता है। दोस्तों, WHO के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है देशों से कि वो अपने देश में ट्रांस फैट को कम करें। तो अभी हाल ही में डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, इन देशों ने अपने देश में ट्रांस फैट को कम करने का प्रयास किया है, जिसके लिए WHO ने उन्हें पुरस्कृत किया है। बात करें अगर हम WHO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है WHO। और दोस्तों, याद रखिएगा कि WHO में 194 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब आप कमेंट बॉक्स में WHO की स्थापना भी बताइएगा कि WHO की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मैंगलोर में। तो कर्नाटक का एक शहर है मैंगलोर, तो वहां पर 16 से 18 फरवरी तक भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसको इमर्ज 2024 भी नाम दिया गया है। दोस्तों, इसमें स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे और स्टार्टअप से जुड़ी हुई जो संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस फेस्टिवल में
100 से अधिक स्टार्टअप, 50 निवेशक और लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। बात आई है यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के कैंपस का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। कर्नाटक में युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। कर्नाटक में नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स सेवा की शुरुआत की गई है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के लिए शक्ति योजना की घोषणा की गई है और ये योजना शुरू भी की गई है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? कर्नाटक राज्य में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो दोस्तों, भारत की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है गेल लिमिटेड, तो उसने यूएई की कंपनी एडीएनओसी गैस के साथ 10 सालों के लिए एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो गेल को 2026 से एलएनजी प्राप्त होने लगेगी। बात करें अगर हम एलएनजी की, तो एलएनजी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है उसमें नेचुरल गैस को ठंडा किया जाता है और उसे द्रव अवस्था में बदला जाता है, तो इसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। दोस्तों, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो यह कोयले से 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। यानी कि जितना कोयला कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है उससे 40% कम एलएनजी उत्पादन करता है। दोस्तों, एलएनजी में 85 से 95% मीथेन होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है गेल की, तो गेल का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन। एशियाई क्रिकेट काउंसिल की लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? जय साय। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 93। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी को। सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? मलेशिया के। इंसानों में पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? न्यूरालिंक के द्वारा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? 4। लाभा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 7%। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश का वासुदेव। सातवाहन वंश का सिमुख। कुषाण वंश का कुजुल कडफिसिस। गुप्त वंश का कौन था संस्थापक? श्रीगुप्त। तो ये दोस्तों प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? तो आंसर है इसका झारखंड। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर झारखंड बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।